नमस्कार। राष्ट्रवाद का उदय और आज के इस नए सत्र में हम भारत में जो राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ राष्ट्रवाद की चेतना के आरंभ होने के पश्चात उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। देखिएगा, तो आरंभिक राजनीतिक संस्थाओं की यदि मैं चर्चा करूं, सबसे पहले जो एक संस्था हमारे सामने आती है बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्लियर? वैसे इसको हम राजनीतिक संस्था नहीं कहेंगे, कारण कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, लेकिन एक चेतना के तौर पर बंग भाषा प्रकाशक सभा बंगाल के अंदर कलकत्ता में अस्तित्व में आती 1836 में। तो भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। इनमें पहली संस्था हमारे सामने आती है बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्लियर है? बंग भाषा जो प्रकाशक सभा है ये 1836 ईस्वी के अंदर स्थापित होती है और इसका कार्य जो था बंग भाषा प्रकाशक सभा का सरकारी नीतियों की समीक्षा करना और सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना। 1836 के अंदर ये संस्था अस्तित्व में आती है और इसका जो मूल कार्य था वो था सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हुए सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हुए सरकार को अपने अमूल्य सुझाव देना, करते हुए सुधार हेतु सरकार को सुझाव देना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बंग भाषा प्रकाशक सभा का। क्लियर? ये पहली एक प्रकार की गैर राजनीतिक संस्था हम कह सकते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत की पहली गैर राजनीतिक संस्था थी। लेकिन भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में हमारे सामने जो संस्था आती है वो है लैंड होल्डर सोसाइटी या भूमिपति सभा। इसको कि जुलाई 1838 ईस्वी में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि ये जमींदारों के अधिकारों की रक्षा के निमित्त इसका गठन किया गया था, इसीलिए इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। देखिएगा, दूसरी जो संस्था है वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको कि अन्य नाम में भूमिपति सभा भी आप इसको कह सकते हो और इसे जमींदारी एसोसिएशन भी हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1838 ईस्वी में, याद रखना, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। इसके यदि हम अन्य नामों की बात करें जो आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी है, तो इस संस्था को भूमिपति सभा एवं जमींदारी एसोसिएशन के नाम से ही पुकारा गया है। जमींदारी एसोसिएशन कहने के पीछे का जो कारण है वो इस संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य भी है।
क्योंकि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था थी। सरकार द्वारा माफी जमीनों को अधिकार में ले मतलब सरकार ने एक आदेश निकाला था कि जिन जमीनों को टैक्स फ्री करके माफ करके जमींदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वितरित कर दिया गया है, उन्हें पुनः अधिकार में ले लिया जाए। इसका विरोध करने के लिए असल में ये लैंड होल्डर्स जमींदारों की एक संस्था थी। तो जमींदारी एसोसिएशन जो कहा गया है, इसके पीछे का उद्देश्य साफ है, क्योंकि ये संस्था जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसको आपने कहा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का उद्देश्य असल में क्या था? ईआईसी द्वारा माफी की जमीनों को पुनः अपने कब्जे में लेने के सरकारी आदेश का लेने के सरकारी आदेश का भूमिपतियों द्वारा यानी कि जमींदारों द्वारा विरोध किया गया। जमींदारों द्वारा असल में विरोध किया गया था। ये इस संस्था का उद्देश्य था। और इसके संस्थापक मैंने आपको कह दिया कि देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कलकत्ता में इस संस्था की स्थापना हुई थी। और यदि मैं जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रथम सचिव, भारतीय सचिव की बात करूं तो प्रसन्न कुमार टैगोर इसके सचिव थे। इसके जो ब्रिटिश सचिव थे वो विलियम कॉब हरी और थियोबॉल्ड इसके ब्रिटिश सचिव थे। तो यदि हम इस संस्था के सचिवों की बात करें तो इन सचिवों में जो भारतीय सचिव था वो है असल में प्रसन्न कुमार टैगोर। और यदि हम ब्रिटिश सचिव की बात करें तो ब्रिटिश सचिव में थियोबॉल्ड हो गया, विलियम कॉब हरी हो गया। विलियम कॉब हरी एवं थियोबॉल्ड ये इस संस्था के हम कहेंगे कि विदेशी सचिव थे या ब्रिटिश सचिव थे। ठीक है। इस संस्था के, जिसको आपने कहा है लैंड होल्डर सोसाइटी, विलियम थियोबॉल्ड, जे ए प्रिंसेप, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार टैगोर द्वारा, राजा काली कृष्ण, राजकमल सेन, इसके कई सारे अन्य भारतीय सदस्य थे। और ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी। विशिष्ट तथ्य क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, याद रखना। जबकि भारत की प्रथम गैर राजनीतिक संस्था अपने 1843 की जो अपने बंग भाषा प्रकाशक सभा वो थी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी इसका आम जनता के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि ये एलिट क्लास, जिनको आप जमींदार कहते हैं, ये उनके हितों की रखवाली करने वाली संस्था थी। और ये संस्था यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटेन में एडम्स द्वारा जो एक स्थापित संस्था थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके साथ इसके अपने ताल्लुकात थे।
तो असल में ये यूरोप की जो एलिट क्लास होती है, जिसको आप बुर्जुआ संगठन कहते हैं यूरोप का, उसकी नकल का ये भारतीय राजनीतिक संस्करण था। ये भारत का प्रथम राजनीतिक यूरोपीय बुर्जुआ संगठन का संस्करण कह सकते हैं। तो एक तो विशेषता ये हो गई। दूसरी बात, यूरोपीय बुर्जुआ संगठन का, इसको आप भारतीय संस्करण बोले तो ज्यादा सही रहेगा। तीसरी बात, ब्रिटेन में एडम्स द्वारा स्थापित संस्था, ब्रिटेन में भी एडम्स के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उसके साथ इसके राजनीतिक संबंध थे। संस्था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एडम्स, विलियम एडम्स के साथ लैंड होल्डर्स सोसाइटी LHS के राजनीतिक संपर्क स्थापित थे। इसके साथ LHS यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट एलिट क्लास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद 1839 में कलकत्ता में ही दूसरी राजनीतिक संस्था हमारे सामने आती है, जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन था। इस पैट्रियोटिक एसोसिएशन का हमें एक अन्य नाम और प्राप्त होता है, यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य EIC सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करना है। 1833 के चार्टर एक्ट को पूरी तौर पर लागू करना है। और जो कैम्ब्रिज स्कूल का एक दृष्टिकोण था कि भारत एक भौगोलिक इकाई नहीं है, असल में पृथक पृथक इकाइयों का एक संघ मात्र है, तो भारतवासियों को राष्ट्र के रूप में सिद्ध करना, यह भी इस पैट्रियोटिक एसोसिएशन का अपना एक उद्देश्य था। यहां तक का आपका समझ में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट संस्था वो है पैट्रियोटिक एसोसिएशन। पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1839 में कलकत्ता में संस्था स्थापित हुई थी। और इस संस्था का जो अन्य नाम हमें प्राप्त होता है वो होता है यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन, ये इस संस्था का दूसरा नाम हमें प्राप्त होता है। इस संस्था का उद्देश्य पैट्रियोटिक एसोसिएशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1839, EIC की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना था, 1833 के चार्टर एक्ट को पूरी तौर पर लागू करना था और भारतवासियों को राष्ट्र सिद्ध करना था। पैट्रियोटिक एसोसिएशन के यदि मैं उद्देश्यों की तरफ जाऊं तो पहला उद्देश्य था इसका 1833 के चार्टर एक्ट को पूरी तरह से लागू करवाना। को पूरी तरह से यहाँ पे लागू करवाना। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था EIC की शोषणकारी, भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना। और तीसरा था भारतवासियों को एक राष्ट्र सिद्ध करना। याद रखना,
भारतवासियों को एक राष्ट्र सिद्ध करना, ये उद्देश्य था पैट्रियोटिक एसोसिएशन का। इसका एक नाम आपको यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन भी देखने को मिलता है, यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन। आई थिंक ये भी आपको ठीक से समझ में आ चुका है। अगली जो संस्था है वो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आप लोगों ने भी देखा था कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन के अंदर विलियम एडम के द्वारा स्थापित इंग्लैंड में संस्था थी 1839 में, और इसके साथ लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ अपने राजनीतिक ताल्लुकात थे। इसका जो मुखपत्र था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, वो था ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट। और इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय जनता के असंतोष, भारतीय जनमानस के असंतोष पूर्ण जो शिकायतें हैं उनसे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सांसदों को, यानी कि ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाना। तो अगली संस्था आपके सामने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में, कहां पर, लंदन में, किसके द्वारा, विलियम एडम के द्वारा ये संस्था स्थापित की गई थी। इसने भारतीय प्रथम राजनीतिक संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ एक प्रकार का समझौता किया हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट इसका 1841 में इसका मुखपत्र था। इस संस्था का मुखपत्र 1849 में ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट, याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट इस अखबार, इस समाचार पत्र का मुखपत्र था, और इसका मुख्य उद्देश्य, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय जनमानस के की असंतोष पूर्ण शिकायतों, असंतोषपूर्ण शिकायतों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, क्योंकि उद्देश्य फाइनली तक पहुंचाना। एवं इसके बावजूद भी आप देखिएगा 1857 का गदर फिर भी हो गया तक पहुंचाना। इसीलिए इस संस्था ने, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने लैंड होल्डर सोसाइटी LHS लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ हाथ मिलाया, लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ इस संस्था ने हाथ मिलाया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में समझ में आया होगा। अब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की तर्ज पर ही 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। एक संस्था और देखिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये जो संस्था है, ये स्थापना हो रही है इस संस्था की 1843 में। हम काल क्रमानुसार ही अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1843 के अंदर कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य भी वही था कि
ब्रितानी हुकूमत को भारतीयों की शिकायतों, उनके असंतोष, उनके उपेक्षापूर्ण रुख से अवगत करवाना। तो 1843 में कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा ये संस्था स्थापित की गई थी। और उद्देश्य क्या था, याद रखना, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारतीय असंतोष की जानकारी जुटाकर EIC को पेश करना। ये था बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य। अब इसके बाद एक संस्था आती जो बंगाल से बाहर भी जिसकी शाखाएं स्थापित हुई, इसीलिए उसे कहा गया भारतवर्षीय सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखिएगा, 1851 अक्टूबर में वो संस्था अस्तित्व में आती है। यहां तक की बात का बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन BIA एसोसिएशन संस्था अस्तित्व में आती है 28 अक्टूबर 1851। 28 अक्टूबर 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बोला गया, क्योंकि इस संस्था की शाखाएं भारत के बाहर तक भी स्थापित की गई। इसीलिए इस संस्था को, याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए संस्था को, यदि मैं इसके नामकरण की बात करूं तो बोला गया है इस संस्था को भारतवर्षीय सभा, BIA। ये संस्था अस्तित्व में आ रही है 28 अक्टूबर 1851। क्लियर? ये दो संस्थाओं को मिलाकर बनाई गई है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, LHS। लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अस्तित्व में आया, जिस संस्था का जो अन्य नाम है वो है भारत वर्षीय सभा। और इस संस्था को भारतवर्षीय सभा क्यों बोला गया है? क्योंकि इस संस्था की शाखाएं बंगाल के बाहर भी स्थापित की गई। शाखाएं, याद रखना, बंगाल के बाहर भी स्थापित की गई। ये संस्था 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में स्थापित की जाती है। राधाकांत देव और राजेंद्र लाल मित्र इस संस्था के संस्थापक थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव नियुक्त हुए और प्रथम सचिव इसके देवेंद्रनाथ टैगोर नियुक्त हुए। तो यदि मैं इसके संस्थापकों की बात करूं, इसके संस्थापक हैं राधाकांत देव एवं राजेंद्र लाल मित्र। क्लियर? इसके प्रथम अध्यक्ष हैं ब्रिटिश इंडियन
एसोसिएशन के राधाकांत देव, राधाकांत देव इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। और इसके जो प्रथम सचिव हैं वो हैं असल में देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था के प्रथम सचिव हैं। हम यदि अन्य सदस्यों की बात करें, क्योंकि काफी हाईलाइट रही ये संस्था, कलकत्ता हाईकोर्ट। Calcutta High Court was established by a 1773 regulating act and Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of Calcutta High Court. तो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय वकील, भारतीय बैरिस्टर मनमोहन घोष, राजन लाल मित्र आप देख चुके हैं, राम गोपाल घोष, हिंदू पैट्रियट और दी बंगाली समाचार पत्रों के संपादक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, शंभू चंद्र मिश्र मुखर्जी। कई प्रतिष्ठित बंगाल का जो क्या कहते हैं, एलिट क्लास बंगाल में कुछ कहते हैं उसको, भद्र लोग से संबंधित विशिष्ट लोग इस संस्था से जुड़े हुए थे। तो यदि मैं अन्य प्रमुख सदस्यों की बात करूं तो इन अन्य प्रमुख सदस्यों में एक नाम हमारे सामने आता है मोहनलाल घोष। अब मोहनलाल घोष कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम वकील, प्रथम बैरिस्टर, प्रथम भारतीय बैरिस्टर, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय बैरिस्टर थे मोहनलाल घोष, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रतिष्ठित सदस्य थे। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, याद रखना, मैं क्लियर कर दूं, इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में हुई थी। और सर एलिजाह इम्पे इस संस्था, इस हाई कोर्ट के प्रथम यूरोपीय न्यायाधीश थे। अन्य सदस्यों में व्योमेश चंद्र बनर्जी कह सकते हैं, हिंदू पैट्रियट बंगाली समाचार पत्रों के संपादक। नेक्स्ट देख लीजिएगा, बंगाली एवं हिंदू पैट्रियट, समाचार पत्रों के संपादक। समाचार पत्रों के संपादक जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रतिष्ठित सदस्य थे। मनमोहन घोष हो गया, इसके अलावा राम गोपाल घोष, इस संस्था के अन्य प्रतिष्ठित सदस्य थे शंभू चंद्र मुखर्जी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रतिष्ठित सदस्य थे। अब यदि मैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की विशेष उपलब्धियों, उल्लेखनीय उपलब्धियों पर चर्चा करूं तो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि थी कि 1853 के चार्टर एक्ट का मॉडिफिकेशन करना, नवीनीकरण करना। गवर्नर जनरल की जो सपरिषद गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, उसमें छठा सदस्य, विधि सदस्य के रूप में इट वॉज लॉर्ड मैकाले।
पहली बार जोड़ा गया। क्लियर? तो यदि आप इनके मेन उपलब्धियों की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, तो पहली उपलब्धि है 1853 के चार्टर एक्ट का नवीनीकरण किया जाना। चार्टर एक्ट का याद रखना, नवीनीकरण किया जाना। दूसरा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि सपरिषद गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल में छठा विधि सदस्य लॉ मेंबर जोड़ा जाना। छठा विधि सदस्य लॉ मेंबर जोड़ा जाना। ये प्रमुख उद्देश्य थे इस संस्था के। और जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो असल में यूं समझ लीजिएगा, इसकी जो मदर इंस्टीट्यूशंस, इसके जो मदर ऑर्गेनाइजेशन थे, एक तो LHS लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, दोनों को मिलाकर संस्था बनाई गई थी। तो इस संस्था के अंदर एक बात हो रही थी कि कोई भी अंग्रेज सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकता था। लैंड होल्डर सोसाइटी में कोई भी अंग्रेज शामिल हो सकता था, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन में कोई भी अंग्रेज यूरोपीय शामिल हो सकता था। लेकिन यहां पर एक विशेष बात यह थी, ये जो संस्था चल रही है अपने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश इंडियन, जबकि नाम इसमें ब्रिटिश नाम आ रहा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में यूरोपीय सदस्यों की भागीदारी की सदस्यता पूर्णतया वर्जित थी। याद रखना, कि सदस्यता पूर्णतया वर्जित थी। ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन है, हाँ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या, बार बार दिमाग खराब होता है, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर संस्था बनाई गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1856 ईस्वी में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके समक्ष एक अपना मेमो, आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके तहत ऐसा कहा गया था केंद्र और प्रेसिडेंसियों में ऐसी संस्थाओं का विकास किया जाए, ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो विधानसभाओं की तरह कार्य करे और जिनमें भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो सके। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा योगदान था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का 1854 में, वो क्या था? वो था, नेक्स्ट आइएगा यहीं पर, 1854 ईस्वी में हैलीबैरी व्यवस्था, हैलीबैरी व्यवस्था का विरोध करते हुए एवं उसकी समाप्ति की मांग करना, एवं उसकी समाप्ति की मांग करना, यह सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो क्या थी ये हैलीबैरी व्यवस्था?
असल में देखो, सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा का सबसे पहला जो विरोध किया गया था वो था इंडियन एसोसिएशन, सूर्यनाथ बनर्जी का। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1854 में हैलीबरी व्यवस्था का विरोध कर चुका था। यह हैलीबरी व्यवस्था क्या थी? ऐसी आईसीएस में इंग्लैंड स्थित हैलीबरी कॉलेज से आईसीएस में, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में, इंग्लैंड स्थित हैलीबरी कॉलेज से भर्ती प्रक्रिया यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया की परंपरा, ये परंपरा असल में हैलीबरी व्यवस्था थी, जिसका 1854 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जोरदार तरीके से विरोध किया गया। और ये सुझाव भी दिया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कि इस हेतु आपको 1856 2 वर्ष एवं 1860 में इंग्लैंड एवं भारत में साथ साथ आईसीएस भर्ती परीक्षा के आयोजन का भी सुझाव दिया गया। ना केवल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 1854 में हैलीबरी व्यवस्था का विरोध करते हुए हैलीबरी कॉलेज के स्नातक यानी बैचलर्स विद्यार्थियों को डायरेक्ट आईसीएस में भर्ती किए जाने की परंपरा का न केवल विरोध किया, अपितु उसे समाप्त करने की मांग करी। और साथ साथ ये सुझाव दिया कि 2 साल मतलब 1856-60 में कि आपको आईसीएस जो सिविल सर्विसेज है, इनके कंपटीशन को भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पर साथ साथ आपको आयोजन करना जाना चाहिए। इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अब देखो कितना ये इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे सामने निकलता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसको कि भारतवर्षीय सभा कहा गया, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस थी, इसकी जो शाखाएं थी, ये शाखाएं बंगाल के बाहर शेष भारत में भी स्थापित की गई, इसलिए इसको भारतवर्षीय सभा कहा गया। जैसे पूना में 1 फरवरी 1852 को डेक्कन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसकी यदि मैं सहायक संगठनों की बात करूं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सहायक संगठनों की बात करूं, तो वेरी फर्स्ट इज जो पूना में स्टैब्लिश हुआ 1 फरवरी 1852 को, डेक्कन एसोसिएशन। फर्स्ट इज डेक्कन एसोसिएशन, 1 फरवरी 1852 इन पूना। पुणे डेक्कन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी प्रकार से मद्रास में मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सीवाई मुदालियर या मुदलियार के द्वारा स्थापना हुई 26 फरवरी 1852। मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
की स्थापना हुई 28 फरवरी 28 से भाई 26 फरवरी 1852 को मद्रास में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संस्था की स्थापना, मतलब शाखा की स्थापना हुई सी वाई मुदालियर के द्वारा। याद रखिएगा, इस संस्थापक कौन है? सी वाई, वाई नॉट वी, सी वाई मुदालियर। सी वाई मुदालियर was the founder of Madras British Indian Association, और इसके सचिव थे वो सी रामानुजाचार्य थे। बाद में इस मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बदलकर मद्रास नेटिव एसोसिएशन बोल दिया गया जुलाई में। तो मद्रास जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, याद रखना, इसके जो सचिव थे वो थे सी रामानुजाचार्य। और इसका जो नाम बदला गया जुलाई 1852 में, इसको बोला गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। याद रखना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जुलाई 1852 में इसका नाम बदल दिया गया मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। डेक्कन एसोसिएशन मद्रास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर ही 26 अगस्त 1852 को बॉम्बे एसोसिएशन की भी स्थापना की गई। थर्ड, बॉम्बे एसोसिएशन 26 अगस्त 1852। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, इसकी शाखाएं बॉम्बे में, मद्रास में, डेक्कन में स्थापित हुई। इसीलिए इसको, चूंकि बंगाल से बाहर शेष भारत में भी स्थापना हुई, इसीलिए इसको आप भारतवर्षीय सभा के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार की एक संस्था लंदन में 1862 में 62 में स्थापित हुई, लंदन इंडिया कमिटी। लंदन इंडिया कमिटी या लंदन इंडियन समिति ये स्थापित हो रही है 1862 में, 1862 में। कहाँ पर? लंदन में। ये बहुत सारी संस्थाएं हैं इस तरह से, और आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? इन्हें सुमेलित कीजिए। इसी प्रकार की एक संस्था लंदन में फिर स्थापित की गई, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में। इसके अध्यक्ष थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ब्लैक मैन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड सैलिसबरी दादा भाई नौरोजी, द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, द प्रोमिसेस ऑफ इंडिया सर अर्स्किन पैरी के द्वारा दादा भाई नौरोजी। तो ये भारतीय व्यापारी और विद्यार्थियों द्वारा स्थापित सॉरी ये भारतीय व्यापारियों और विद्यार्थियों द्वारा स्थापित संस्था थी जो आई आपके अस्तित्व में, लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में
ये स्थापित होती है भारतीय व्यापारियों लंदन के 1865 में लंदन में ये लंदन इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना हुई। लंदन में भारतीय व्यापारियों एवं विद्यार्थियों के द्वारा, और इसके जो अध्यक्ष थे लंदन इंडिया सोसाइटी के, वो थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष थे, याद रखना, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्हें दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इन्हें ब्लैक मैन इनको बोला गया लॉर्ड सैलिसबरी के द्वारा, लॉर्ड सैलिसबरी के द्वारा बोला गया है। इन्हें एक नाम से पुकारा गया है, दी प्रोमिसेस ऑफ इंडिया। दी प्रोमिसेस ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की आशा, क्लियर है। और ये पुकारा है सर अर्स्किन पेरी के द्वारा, भारत की आशा। क्योंकि दादा भाई नौरोजी की अपनी बात चल रही है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ब्रिटिश शोषणकारी आर्थिक नीतियों का काला सच प्रस्तुत करता हुआ लेख अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये लेख लिखा। ड्रेन ऑफ वेल्थ असल में कुछ भी नहीं है, EIC की शोषणकारी आर्थिक नीतियों का काला सच जो था, उसका नंगा नग्न स्वाभाविक चित्रण था। दादा भाई नौरोजी, क्योंकि आप लंदन में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लंदन इंडिया सोसाइटी के आप अध्यक्ष रहे। लंदन इंडिया सोसाइटी के अन्य जो मैनेजमेंट में जो अन्य मेंबर थे, उनमें फिरोज शाह मेहता, H पेस्टनीज, ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर, मनमोहन घोष was the first Indian barrister of Calcutta High Court, H Diaz, HF मुतुकिस्त्र ये सदस्य थे। और बाद में फिर इस लंदन इंडिया सोसाइटी का नाम बदलकर 1 दिसंबर 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कर दिया गया।
तो ये और इम्पोर्टेंट तथ्य है कि लंदन जो इंडिया एसोसिएशन है या सोसाइटी है, लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी का नाम बदलकर 1 दिसंबर 1886 में का नाम परिवर्तित कर दिया गया 1 दिसंबर 1886 को, यानी कि कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर, हाँ, लगभग साल भर बाद, और इसका नाम रखा गया फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, का नाम बदलकर किया गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये और महत्वपूर्ण है। तो लंदन इंडिया सोसाइटी का नाम परिवर्तित किया गया 1 दिसंबर 1886 को। यस, 1 दिसंबर नहीं, शायद मैं गलत जा रहा हूं। इसकी स्थापना 1866 में लंदन, यही लिख देता हूं। इसका परिवर्तित नाम है भैया, इस संस्था का नाम परिवर्तित किया गया 1 दिसंबर 1886 को, या 1866 को, सॉरी, बात दोबारा गलती कर रहा हूं, 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, याद रखिएगा। तो इसका नाम 1 दिसंबर 1866 ईस्वी में 65 में स्थापित हुई लंदन इंडिया एसोसिएशन। इसका नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन रख दिया गया। हम वहां पर भी इसको चेंज कर देते हैं। आज के सत्र में इतनी जानकारी मैं समझता हूँ बहुत सफिशिएंट है। ये नाम रखा गया 1866 में। उम्मीद करता हूँ इस सत्र में दी गई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसके बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 1 दिसंबर 1866 में लंदन में स्थापित की हुई संस्था, दादा भाई नौरोजी, इसका मूल नाम असल में लंदन इंडिया एसोसिएशन था, जो 1865 में स्थापित हुआ था। अगले सत्र में हम यहीं से अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे। इस सत्र में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, जरा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।